क्यों तलाशता था? जहाँ जल आपूर्ति हो, जहाँ उसको आसानी से जल मिलता रहे। ठीक, क्यों? आप ही सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सोचने का विषय है बेटा, कि मानव उन्हीं स्थानों को चुनता था अपने आवास के लिए जहां उसको प्रकृति के रूप से जल मिलता रहता था। आज टेक्नोलॉजी, आज छोड़ दीजिए, आज तो आप क्या करेंगे, जमीन के अंदर से पानी निकाल लेंगे या किसी टैंक या पाइपलाइन के माध्यम से कहीं दूर से भी आप जल की आपूर्ति पूरी कर सकते हैं। लेकिन पहले जब इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब मानव ऐसे स्थानों को चुनता था जहां से जल प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मशीनों को ठंडा करने के लिए कारखानों में बहुत सारे कार्यों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मानव का शरीर भी एक कारखाना है, आप जानते हैं। तो कारखाने में जल की जरूरत है, तो मानव के लिए, जो मानव का शरीर है, उसके लिए भी जल की जरूरत है। और ये बात आदिकाल से मानव समझता था, इसलिए वो ऐसे स्थानों को चुनता था जहां उसको जल आपूर्ति मिलती रही। बेटा अब ये तो आप समझिए कि मानव के लिए या संपूर्ण संसार के लिए या संपूर्ण जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है। आप ये भी जानते हैं कि जल पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है। ठीक, इस पृथ्वी तल के जो आपका भूतल है, लगभग 3/4 यानी 71% हिस्से पर जल। इस पृथ्वी तल के 71% हिस्से पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। यानी इस भूतल का 71% लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक, और ये जो 71% हिस्सा है, ये जो जल है, इस जल को हम लोग बेटा अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए 2 भागों में बांट लेते हैं। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे, आप जानते हैं। एक होता है धरातलीय जल, और एक होता है भूमिगत। ठीक, धरातलीय जल का मतलब भी बेटा आप जानते हैं, धरातल पर यानी जमीन के ऊपर जो जल पाया जाएगा वो आपका धरातलीय जल कहलाएगा। जैसे सागरीय, नदी, झील, तालाब, या वो सब आपका क्या कहलाएगा? धरातलीय। और उस जल का जो भाग रिसकर जमीन के नीचे चला जाएगा उसको हम भूमिगत जल के रूप में या भूमिगत जल के नाम से जानते हैं, जो जल जमीन के नीचे से पाया जाता है। अब इस जल का स्वरूप जो 2 भागों में बटा हुआ है, धरातलीय और एक भूमिगत। जो धरातलीय जल है वो मानव के उपयोग योग्य नहीं है। उसका 70% हिस्सा क्या हो चुका है? आज अशुद्ध हो चुका है। ठीक, और ये जो भूमिगत जल है इसको मानव अपने विभिन्न कार्यों में क्या लाता है? उपयोग लाता है। ये जो भूमिगत जल है, ये इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा सीमित है, यही आपको बताया गया है। अब आप आगे समझेंगे कि किस प्रकार, कितने भाग पर जल फैला हुआ है। हम लोग आपको बता चुके हैं कि लगभग 3/4 या 71% हिस्से पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 3/4 धरातलीय जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा या 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। परंतु इसमें प्रयोग योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ठीक, ये जो प्रयोग योग्य जल है जिसको मानव अपने विभिन्न उपयोग जैसे भोजन बनाने, पीने, ठीक, या आपको सिंचाई करने, इन कार्यों में क्या करता है? उपयोग करता है। इसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक, अगर आप देखेंगे कि धरातलीय और भूमिगत जल, ठीक, तो बहुत कम मात्रा में भूमिगत जल पाया जाता है, और जो धरातलीय जल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लवणीय हो गया है। उसमें बहुत कम हिस्सा ऐसा है
जो मानव उपयोग योग्य है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भूमिजल स्रोत से प्राप्त होता है। अब ये जो शुद्ध जल है इसमें कुछ मात्रा हमें यहाँ से और कुछ मात्रा यहाँ से, दोनों से प्राप्त होती है। धरातलीय जल से भी हो, भूमिगत जल से भी। मैं आपको बता चुका हूँ कि धरातलीय जो जल है उसका एक बहुत बड़ा भाग लवणीय है, मानव सीधे तौर पर उसको प्रयोग नहीं कर सकता, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। जलीय चक्र में क्या रहता है? गतिशील। जलीय चक्र मतलब जल यहाँ, अब जलीय चक्र क्या होगा आप सोच रहे होंगे कि जल एक चक्र के रूप में बारी बारी क्रम से हमें मिलता रहे, वो आपका क्या कहलाता है? जलीय चक्र कहलाता है। ठीक, तो बेटा आप समझ लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जलीय चक्र किसे कहते हैं, आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जलीय चक्र के लिए आप लोग समझेंगे। ये धरातल है और धरातल पे वो भाग, ठीक, जहां पर जल है, ठीक, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र, आपका स्थलीय भाग है और आपको जल समझना है। आप जानते हैं बेटा कि इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो प्रकाश स्रोत है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो सूर्य है। ठीक, सूर्य क्या करेगा? सूर्य अपनी किरणों से इस जल को, जो धरातलीय जल है, बाष्पीकरण में बदल देगा और जब बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? जल बाष्प बनकर ऊपर उठने लगेगा। इसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। जल चक्र आपको याद रखना है, जल का बाष्प बन के ऊपर उठना और ऊपर ऊंचाई पर पहुंचकर बादल बनकर पुनः क्या करना है? वर्षा करना, और वर्षा का जल पुनः भूमि पर जलाना। और ये इस जल का कुछ हिस्सा रिस तक जमीन के नीचे चला जाएगा और इसको हम धरातलीय जल कहेंगे। और ये आपका बनाएगा, ठीक। जब तक सूरज है जल चक्र चलता रहेगा, बाष्पीकरण होता रहेगा, बाष्पीकरण होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जल पुनः कहाँ आएगा? धरातल पे आएगा और धरातल से पुनः क्या होगा? बाष्पीकरण होगा। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को हम भूमिगत, इसी प्रक्रिया को हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। तो जल चक्र बेटा आपको पूछा जाए तो चित्र के माध्यम से मैंने स्पष्ट कर दिया है। अगर आपको जनरली लिखना समझना है तो आप समझेंगे कैसे। सूरज के प्रकाश से, आप ये क्रिया देखिए, सूरज के प्रकाश से धरातलीय जल बाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। ठीक, बाष्पीकरण का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, जल का बाष्प में बदल जाना। और जब जल का बाष्प में बदलेगा तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। ऊपर पहुंचकर क्या होती है? संघनन की क्रिया होती है। ठीक, यानी जो जल बाष्प में बदला था और जितनी ऊंचाई पर आप जाते जाएंगे टेम्परेचर, तापमान क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और ऊपर ऊंचाई पर तापमान की कमी के कारण ये बाष्पीकरण की क्रिया संघनन में बदल जाती है और जल बूंदों के रूप में पुनः कहाँ पर आने लगता है? पृथ्वी पर आने लगता है।
और पृथ्वी पर पहुंचकर वो क्रिया चल रही है, सतत लगातार चल रही है, बाष्पीकरण हो रहा है, फिर उसका संघनन हो रहा है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल चक्र के रूप में पहचानते हैं। तो बेटा आपने याद रखा, और ये जल चक्रीय भी है, ठीक, एक माध्यम से पुनः इसकी प्राप्ति होती रहती है और हम लोग उसका उपयोग करते हैं, और पुनः बाष्पीकरण होगा, पुनः प्राप्ति होगी और पुनः उपयोग करते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, आप ये सोच रहे होंगे कि इस पृथ्वी के इतने परसेंट हिस्से पर, कितने परसेंट, 71% हिस्से पर जल है, इतनी बड़ी मात्रा में जल है, और वो भी जल नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका चक्रीय रूप चल रहा है, लगातार हमको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद भी विश्व के अनेक देशों में जल की कमी है, ठीक, यानी जल चक्रीय संसाधन है, बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है, उसके बावजूद भी, ठीक, इस संपूर्ण पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर जल की कमी है।